अस्सलामुअलैकुम। मेरा रिश्ता मेरे कज़न से तय हुआ था, जिसे मैं बचपन से पसंद करती थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मेरी फुप्पो शुरू से यही कहती थी कि मैं राबेल को ही अपनी बहू बनाऊंगी। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की, मेरी फुप्पो ने मुझे वसीम के नाम की अंगूठी पहना दी। मैं बेहद खुश थी। मेरी फुप्पो ने 2 माह बाद शादी के लिए कहा था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरी शादी का दिन भी आ चुका था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बेहद खूबसूरत थी। वसीम की शख्सियत भी बहुत शानदार थी। आने वाले वक्त का सोचकर शर्माना और लिजाना एक फितरी सी बात है। मेरी दोस्तें मेरी तारीफ कर रही थी और मुझे वसीम के नाम से तंग भी कर रही थी। मेरे चेहरे पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट सजी हुई थी कि अचानक से मेरी बहन भागती हुई मेरे कमरे में आई, जहाँ मैं अपनी दोस्तों के हमरा बैठी थी। कहने लगी कि आप ही गजब हो गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वो बेहद बदहवास और घबराई हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ नम्मो? कहने लगी, वो फुफ्फो का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि वसीम भाई घर से भाग गए हैं, बारात अब नहीं आएगी। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। बाहर घर के बहुत बड़े सेन में, जहाँ शादी की अरेंजमेंट कर रखी थी, सब मेहमान वहाँ बैठे थे। मेरी बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी दोस्तें मुझे वसीम के नाम से छेड़ रही थी। मेरे वालिदैन बेहद खुश थे। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। ये खबर मेरे लिए किसी धमाके से कम न थी। आखिर ऐन शादी के दिन वसीम कैसे भाग सकता था और क्यों? हालांकि फुप्पो तो बचपन से ही मुझे अपनी बहू कहती आई थी, तो वसीम ये बात जानता था कि उसकी शादी मुझसे ही होगी। फिर वो ऐन वक्त पर कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता था? मुझे लगा मेरी बहन मजाक कर रही है, झूठ बोल रही है। वसीम ऐसा नहीं कर सकता, वो भी ऐसे मौके पर। मैं उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही ना थी, लेकिन मुझे बाहर शोर शराबे की आवाज़ें आने लगीं। मेरी सारी सहेलियां मेरे पास से उठकर बाहर चली गईं। मेरे भाई बाहर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक तमाशा सा बपा हो गया था। मैं भी अपने बेड से उठकर खिड़की की तरफ आ गई। वो खिड़की सेन की जानब खुलती थी। मैंने उस खिड़की के दोनों पट खोल दिए। बाहर मेरे भाई फ़ोन पर फूफो पर चिल्ला रहे थे कि जब आपका बेटा शादी के लिए रजामंद ही ना था, किसी और के चक्कर में था, तो फिर आपने हमसे क्यों छोटी बात कही, रिश्ता क्यों मांगा? ऐन निकाह के वक्त वसीम कैसे ये धोखेबाजी दे सकता है? ये हमारी बहन की इज्जत का मामला है। कुछ भी करें, कैसे भी करें, वसीम को राजी करके ले आए। सेन में मौजूद तमाम मेहमान आपस में चैन मंगोइयाँ करने लगे। मेरे वालिद तो गुमसुम से कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद ही मेरे वालिद की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उनके सीने में दर्द की लहरें उठने लगी। ये देखकर मेरे दोनों भाई घबरा गए थे। मेरी वालदा बेतहाशा रोने लगी थी। अपने बाप की ये हालत देखकर मैं भागी दौड़ी सेन में आ गई, लेकिन इस वक्त तक मेरे वालिद बेहोश हो चुके थे। मेरे भाई ने चंद दोस्तों की मदद से मेरे वालिद को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। मेरी वालदा रोए जा रही थी। वहाँ पर आए मेहमान आहिस्ता आहिस्ता मेरी वालदा से अफसोस करते हुए अपने घरों को जा चुके थे। सेन में अब सिर्फ मेरी भाभी और मेरी वालिदा ही रह गईं। मैं तो यूं थी कि अब भी बेयकीन थी। मुझे लग रहा था शायद मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। अभी नींद से जाग जाऊंगी तो सब कुछ वैसा ही होगा। ऐसा भी कभी किसी लड़की के साथ हुआ है कि ऐन निकाह के वक्त उसका दूल्हा ही भाग जाए? लेकिन ये सब एक कर्बनाक सच था। मैं तो दोहरी अज़ियत में दो चार थी। एक तो ज़माने भर की जिल्लत कि ऐन निकाह के वक्त दूल्हा अपने घर से भाग गया, और दूसरी मेरे वालिद की बिगड़ती हुई हालत। मेरे भाई का हॉस्पिटल से फ़ोन आया और मेरी वालदा से कहने लगे कि राबेल को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनना था कि मेरी माँ तो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारी फुप्पो ने और वसीम ने हमें बर्बाद करके रख दिया। बहरहाल मैं जिस हुलिये में थी, उसी हुलिये में अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल के ICU के सामने ही मुझे अपने भाई बेहद परेशान से खड़े नजर आए। वहाँ पर मेरे वालिद के दोस्त भी मौजूद थे। मेरा भाई कहने लगा कि राबेल, अब्बा की हालत बहुत ख़राब है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई की अगली बात ने तो मेरे होश उड़ाए थे। वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा निकाह हमें अभी और इसी वक्त करना पड़ेगा, वरना अब्बा को कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैंने कहा, भाई ये कैसे मुमकिन है? वसीम तो भाग गया। मेरी बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि भाई कहने लगे कि अफसर अंकल का बेटा तुमसे निकाह करेगा। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई थी।
افضل انکل میرے والد کے بہت گہرے دوست ہیں، لیکن میں ان کے گھرانے سے بالکل ناواقف تھی، کیونکہ صرف افضل انکل کا ہی آنا جانا ہمارے گھر پہ تھا، اور وہ بھی صرف میرے والد کی حد تک۔ کبھی کبھی وہ میرے والد سے ملنے آتے تو اتفاقیہ ملاقات پر میں انہیں سلام کر لیتی تھی، اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور پھر اچانک سے ان کے بیٹے سے نکاح۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ ایسے آڑے وقت پر افضل انکل نے ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ اپنے بیٹے سے تمہارا نکاح کریں گے، کیونکہ ابا بے ہوشی میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے سگے بھانجے نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکوں گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بہرحال میرے پاس تو انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے والد کو ہوش آ گیا ہے، بی پی کنٹرول میں ہے، لیکن ان کی حالت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے۔ انہیں ہارٹ کا مائنر سا اٹیک آیا ہے، لیکن اگر وہ ذہنی تکلیف میں دوچار رہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرا بھائی مجھے اور اماں کو ابا کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر اس وقت افضل انکل، ان کا بیٹا بھی موجود تھا، جو کہ چپ چاپ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نوجوان نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک ہونے والے نکاح کی خبر اس کے لیے بھی اتنی ہی حیران و پریشان کن تھی جتنی کہ میرے لیے ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی افضل انکل میری جانب بڑھے اور میرے سر پر پیار دیا۔ کہنے لگے، بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ارے میں تو تمہارا رشتہ مانگنے ہی والا تھا، لیکن بس اس سے پہلے ہی تمہاری پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگ لیا۔ بہرحال وہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ میرے والد کو ہوش آ چکا تھا۔ میرے والد کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، ابا آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ کہنے لگے، افضل نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی، اس نے دنیا کے سامنے میری عزت بچائی ہے، ورنہ لوگ تو مجھ سے جینے کا حق تک چھین لیتے۔ میری والدہ بھی افضل انکل کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک مولانا صاحب اندر داخل ہوئے۔ افضل انکل نے کہا کہ بیٹا یہاں صوفے پر بیٹھ جاؤ، تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ میں خاموشی سے اس نوجوان کے ساتھ کچھ فاصلہ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا نکاح ہاسپٹل میں ہاتھی سے ہوا تھا۔ نکاح کے فوری بعد ہی وہ نوجوان کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا۔ افضل انکل میرے والد سے کہنے لگے کہ تم ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ تو میں رابیل کی رخصتی بھی کروا لوں گا، اور بے فکر رہنا، پوری بارات لے کر آؤں گا، ہماری بچی عزت سے رخصت ہوگی۔ یہ کہہ کر افضل انکل بھی چلے گئے۔ میرے والد چند دن میں ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی گھر واپس آئے میری رخصتی کی تیاری ہو گئی، لیکن اس بار مہمان زیادہ نہیں آئے تھے۔ بہرحال ہاتھی میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن دل میں بس یہ تھا کہ اس شخص نے میری عزت رکھ لی۔ بچپن سے اب تک تو میری آنکھوں نے صرف وسیم کے خواب دیکھے تھے۔ رخصت ہو کر میں افضل انکل کے گھر آ گئی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ کہنے لگے کہ میری بیوی حیات نہیں، ورنہ تمہارے خوب ناز نخرے اٹھاتی۔ یہ سن کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیوی انتقال کر چکی ہے، ورنہ میں تو اتنا بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ کہنے لگے، میرے صرف 2 ہی بیٹے ہیں، چھوٹا بیٹا تو ویسے بھی دماغی طور پر کمزور ہے، ایک ہادی ہی ہے جس کے سر پر ساری ذمہ داریاں ہیں، وہی کماتا ہے اور میں گھر چلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگے۔ کہنے لگے کہ ظاہر ہے میری بیوی نہیں ہے تو پھر گھر کے سارے نظام مجھے ہی چلانے پڑتے ہیں، لیکن آج کے بعد سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں اب آرام کروں گا۔ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے مختصر سا تعارف کروایا تھا اور پھر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے فی الحال ایسے کوئی جذبات نہ تھے سوائے احسان مندی کے، لیکن جیسے جیسے رات گزر رہی تھی میں کچھ پریشان سی ہونے لگی، کیونکہ ہادی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ بیٹھے بیٹھے میں تھک چکی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے بھی آنے لگے کہ ہو سکتا ہے اچانک کی شادی ہادی کو منظور نہ ہو، یا اس نے اپنے والد کے کہنے پر مجبوراً مجھ سے نکاح کر لیا ہو، وہ بھی کسی اور کو پسند کرتا ہو سکتا ہے وہ مجھے چھوڑ دے۔ ایک کے بعد ایک خیال میرے دل میں آنے لگا۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید میری مشکل ختم ہو چکی ہے، اگر وسیم نے انکار کر دیا ہے تو ہادی نے مجھے عزت دے دی، لیکن شاید میں غلط تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ہادی نے یہ شادی اپنے والد کے دباؤ ڈالنے پر کی ہے۔ میں نے اپنا لباس بدلا
और बेड पर लेट गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक के बाद एक सोच मुझे परेशान करने लगी थी। एक तरफ मेरे वालिद थे जो अगर ठीक हुए भी थे तो सिर्फ इसलिए कि मेरा निकाह हो चुका था। अगर मुझे हादी ने भी कबूल ना किया और मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। मैं बेहद परेशान थी। न जाने कितनी रात तक मैं इन्हीं सोचों में गुम रही और फिर मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन के 10 बज चुके थे। मेरे कमरे में अब भी मैं अकेली ही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर लाउंज के सोफे पर ही सर पकड़े बैठे थे। ये देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था कि न जाने अब कौन सी नई आजमाइश मेरे लिए खड़ी है। मैं अपने ससुर के पास आई और उन्हें सलाम किया। मेरे सलाम करने पर वो एकदम से चौंके थे। मुझे देखकर कुछ घबरा से गए, फौरन से खड़े हो गए। कहने लगे जीती रहो। फिर कहने लगे कि माफ़ करना, वो हाथी दूसरे कमरे में ही सो गया था। लेकिन परेशान मत हो, असल में यूं अचानक शादी के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार न था। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई थी कि ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा मुझे ये बताएं कि किचन कहाँ है। नाश्ता आज मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। मैंने बात को एक नॉर्मल अंदाज में डाल दिया था, हालांकि दिल तो मेरा भी बुरी तरह से परेशान था। मेरी ये बात सुनकर उनके चेहरे के तासुरात कुछ बेहतर हुए थे। इन्होंने एक तरफ इशारा किया जहाँ पर किचन था। मैं किचन में चली गई। नाश्ता बनाकर जब टेबल पर रखा तो हादी और उसका भाई टेबल पर ही मौजूद थे। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो हूबहू एक ही शक्ल के थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इनमें हादी कौन है और उसका भाई कौन। मेरे ससुर कहने लगे कि ये दोनों जुड़वा हैं। फिर इन्होंने अपने एक बेटे की तरफ बैठने का इशारा किया। कहने लगे ये है हादी। वो नौजवान काफ़ी सख्त तासुरात चेहरे पर लिए बैठा हुआ था। अलबत्ता दूसरा नौजवान मुस्कुरा कर मुझे देख रहा था। मैं हादी के पास बैठ गई और सादी के पास मेरे ससुर बैठ गए थे। मेरे देवर का वैसे तो नाम सादुल्ला था, लेकिन उसे सादी ही कहते थे। जिस तरह से वो नाश्ता कर रहा था देखकर ही लग रहा था कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। दूध पीते वक्त उसके होंठों के किनारों से दूध बह रहा था, जिसे मेरे ससुर एक रुमाल से साफ कर रहे थे। नाश्ता करते वक्त वो जिस तरह से ब्रेड को खा रहा था, यूं लगता था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो जिसे खाने की तमीज़ ना हो। नाश्ते के दौरान मैंने ये चीज़ नोट की कि हादी ने बस चाय पी और मेरे पास से उठकर चला गया। उसके रूखे से रवैये से मैं परेशान तो हुई थी, लेकिन ये सोच चुकी थी कि अपनी मोहब्बत और तवज्जो से मैं उसे अपनी तरफ माइल कर ही लूँगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ कैसा घिनौना खेल खेला जाएगा। मैंने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं हादी से बात करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो मुझे किसी बात का जवाब नहीं देता था। मैं उसके सारे काम अपने हाथों से करती थी, मगर वो खामोश ही रहता था। लेकिन जाहिर है वो मेरा शौहर था। मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। मैं अपने ससुर से पूछकर वही कुछ बनाती जो कि हादी को पसंद होता। मुझे लगता कि शायद ये सब देखकर उसके दिल में मेरे लिए कोई ना कोई गुंजाइश बन जाएगी, लेकिन वो मुझे देखता तक न था। एक बार जब मेरा सब्र जवाब दे गया, मैंने ठान लिया कि मैं हादी से बात करूंगी कि वो क्यों मेरे साथ ऐसा रवैया रखे हुए हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सामने कमरे में चली गई जहाँ हादी सोता था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। हादी बेखबर सो रहा था। बेड की दूसरी जानब मैं भी जाकर लेट गई, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा वो हड़बड़ा कर उठ बैठा था। साथ ही उसने लैंप ऑन कर दिया। मुझे देखकर तो वो हैरत से चिल्ला कर बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा हादी, मैं आपकी बीवी हूँ। कहने लगा बीवी हो तो मैं क्या करूँ। देखो तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता है। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी का मसला ना होता तो मैं कभी भी तुमसे शादी न करता, इसलिए मैंने सिर्फ तुमसे निकाह किया है। उसके आगे मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा क्या कसूर है। अगर आपने मुझे चंद माह बाद छोड़ दिया तो मेरे वालिद फिर से बीमार हो जाएंगे। वो कहने लगा बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन तुम इस घर में सिर्फ मेरे नाम पर बैठी रहोगी। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं करूँगा। ये फैसला मेरे बाप ने किया था, इसलिए निकलो मेरे कमरे से बाहर। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। आखिर मैं एक इंसान थी और फितरी जज्बात भी रखती थी। हादी की दूरी और बेरुखी मुझे बेचैन करने लगी थी।
वो मुझे अपनाने को बिल्कुल भी तैयार न था, मगर वही मेरा देवर मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगा था। बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं किचन में काम करती तो मेरे पीछे आ जाता, मुझसे कोई ना कोई बात करता रहता। मैं उसे ज़हनी मरीज ही समझकर बात करती रही, मगर वो तो एक बार हाथी के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर मैं रो रही थी कि अचानक से साथी मेरे कमरे में आ गया। मुझे रोता देखकर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, तुम क्यों रो रही हो? मारा है तुम्हें किसी ने? मैंने कहा कि तुम्हारा भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। इस घर में कोई भी ऐसा न था जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकती। अपने ससुर से मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो सब जानते थे। अगर मैं उन्हें कहती तो वो यही मशवरा देते कि मैं अपने मेके चली जाऊं, और मैं मेके जाकर अपने बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। घर में कोई औरत भी ना थी जिससे मैं दिल का बोझ हल्का करती, इसलिए न जाने क्यों मैं अपने देवर से ये बात कह गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का जवाब वो मुझे यूं देगा। कहने लगा, हादी तुमसे प्यार नहीं करता तो दफा करो उसे। तुम्हें प्यार चाहिए राबेल, तुम मुझसे कहो, वो तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। अपने देवर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपनी गलती का भी एहसास होने लगा कि मुझे इस पागल लड़के से ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। उसे भला क्या पता कि प्यार क्या होता है। मैंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझते। मैंने बस बात टालने के लिए उसे ये कहा। कहने लगा, ऐसी बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और अपने कमरे से बाहर आ गई। बात आई गई हो गई। एक बार मैं सहन का फर्श धो रही थी कि जब मेरा देवर सादी बाहर गली से क्रिकेट खेलकर अंदर आया और अपनी मिट्टी से भरे गंदे जूते सहन के गीले फर्श पर लगाने लगा। मैंने कहा, सादी ये क्या हरकत है? अभी मैंने सहन धोया है, तुमने सारी मिट्टी से भर दिया। हटो यहाँ से। मेरे एक हाथ में पाइप था, दूसरे हाथ में झाड़ू। कहने लगा, अच्छा मैंने गंदा कर दिया है, लाओ साफ कर देता हूँ। उसने मेरे हाथ से पाइप छीन लिया और फर्श पर पानी फेंकने लगा। साथ ही पागलों की तरह हंसने लगा। पाइप जूतों पर डलते ही सारा कारा मिट्टी सेन में फैलने लगा था। मैंने उसे गुस्से से डांटा तो उसने वही पाइप मेरी जानिब मोड़ दिया और मुझ पर पानी डालने लगा। यकदम मेरे मुंह पर पाइप से पानी डालने से मैं बुरी तरह से बौखला कर रह गई थी। मुझे नहीं पता था वो ऐसी हरकत भी करेगा। पल भर में मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे। मैं उसे कह रही थी कि पाइप पीछे करो, लेकिन वो मुसलसल हंसे जा रहा था और पानी का पाइप उसने मेरे मुंह की तरफ ही रखा था। मैं जितना पीछे होती वो मेरे आगे बढ़ जाता। इस वक्त घर में कोई भी ना था। हाथी अपने ऑफिस में होता और मेरे ससुर मस्जिद चले जाते थे। मैं उस पर चिल्लाने लगी कि ये क्या बदतमीजी है। बामुश्किल ही मैंने पाइप उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंका और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया। थप्पड़ खाने के बाद वो यकदम चुप सा हो गया था। मैंने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं, इतने बदतमीज़ हो तुम। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं नहीं जानती थी कि वो गुस्से से बिफरा पड़ा है। वो भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से बदहवास हुई थी। कहने लगा, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ये कहकर उसने मेरे गले से दुपट्टा खींचकर उतारा और ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, बाहर जाओ यहाँ से। कहने लगा, थप्पड़ कैसे मारा? बस यही जुमला वो बार बार दोहरा रहा था। इस वक्त बहुत गुस्से में था और अब उसकी जिसारतें भरने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो गुस्से में बिल्कुल अंधा पागल हो जाएगा। उस शख्स ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। मैं रोए जा रही थी, लेकिन उस पर तो पता नहीं कौन सा जुनून सवार हो गया था। जब मेरे ससुर वापस आए तो मैं बेतहाशा रोए जा रही थी। उनके पास घर के मेन गेट की चाबी मौजूद थी। वो अंदर दाखिल हुए तो मैं अपने कमरे में थी। रोने की आवाज़ सुनकर वो जब मेरे कमरे में आए तो साथी को मेरे कमरे में देखकर और मेरी बिखरी उजड़ी हालत देखकर मेरे ससुर का तो रंग फक हुआ था। कहने लगे, ये सब क्या हुआ है? मैंने अपने ससुर की आवाज़ सुनी तो खुद को चादर से लपेटा। मैंने कहा, इसने मेरे साथ, इसके आगे तो गोया मेरे पास अल्फाज ही ना थे। सादी कहने लगा, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने मेरे ससुर को उस पर बेतहाशा गुस्सा आया था। इन्होंने उसकी कोई बात ना सुनी, उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ लगा दिए। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन जैसी भाभी के साथ ये सब करने की? ये बात सुनकर जो इंकशाफ साथी ने मुझ पर किया था, मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। कहने लगा, बहन नहीं है ये मेरी, हाथी कहता है ये तुम्हारी बीवी है। ये सुनकर मेरे ससुर भी उसे हैरत से देखने लगे।
मैं तो अपना रोना ही भूल गई थी। हादी ने ये क्या बात कही थी? सुसन ने कहा, बकवास बंद करो अपनी। वो कहने लगा, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं आया था। हादी ने मुझे कहा था बाबा का फ़ोन आया था, वो तुम्हें हॉस्पिटल बुला रहे हैं। फिर उसने कहा कि वहाँ बिल्कुल तमीज़ के साथ रहना और बाबा जहाँ कहें वहाँ पर हादी नाम लिख देना। फिर कहने लगा कि अगर तुम वहाँ पर तमीज़ से बैठोगे तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। शादी की बात सुनकर तो मुझे लगा कि मेरे पूरे वजूद से किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। मेरे ससुर तो ये सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए। इन्होंने फ़ोन करके हादी को घर बुलाया। उसने कहा कि ये आपका जज्बाती फैसला था। आपके दोस्त की तबीयत खराब हुई तो आपने फ़ौरन से फ़ोन कर दिया और मुझसे ये तवक्को रखने लगे कि मैं उनकी बेटी से निकाह कर लूँ, और वो भी यूँ अचानक। मैं आपसे पहले भी कह चुका था कि मैं अपने ऑफिस की एक कुलीग को पसंद करता हूँ, शादी भी उसी से करूँगा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपने कहा कि आपका दोस्त मर जाएगा और उसे बचाने के लिए आपके पास यही एक रास्ता है, इसलिए मैंने अपनी जगह शादी को भेज दिया। मैं ये बात आपसे करने ही वाला था। अच्छा हुआ कि आपको पता चल गया। ये लड़की मेरी नहीं, सादुल्ला की बीवी है। मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं अंदर दफन हो जाऊं। ये कौन सा घिनौना खेल था जो इस शख्स ने मेरे साथ खेला था। मेरे वालिद की अचानक से बिगड़ने वाली हालत मेरे लिए ज़िंदगी भर की आजमाइश बन गई थी, क्योंकि मैं हर रोज़ एक पागल शख्स के जुनून का निशाना बनती हूँ और ये सोचती हूँ कि मेरा कसूर क्या है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।